सिंक्रोनस मशीन में दो सिस्टम, जैसा कि आपने कल देखा था सारा कुछ, तो दो सिस्टम होने वाले हैं। मैंने बोला था ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक कंडक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन। तो बेसिकली वो जो कंडक्टर का काम है, मेरी बात सुनो, ईएमएफ जनरेट करने के लिए हम जैसे, अच्छा एक बात, एक भी ये समझ लो, जब हम इंडक्शन मशीन पढ़ रहे थे, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जब हम इंडक्शन मशीन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, इंडक्शन, तो हमारा जो पूरा का पूरा फोकस था इंडक्शन मशीन में, हमारा जो पूरा का पूरा फोकस था किस पे था, बेसिकली इंडक्शन मोटर पे। किस पे था, इंडक्शन मोटर पे। ठीक है, क्योंकि 90% इंडस्ट्रीज में हम इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। बट जब हम सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो पूरा का पूरा फोकस होने वाला है, वो बेसिकली पता है किस पे होने वाला है, सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर। मेरी बात समझ रहे हो नहीं आप? नो डाउट आप दोनों पढ़ोगे, बट जो मेन फोकस है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इंडक्शन मशीन में आप इंडक्शन मोटर ज्यादा यूज करते हो, और सिंक्रोनस मशीन में फॉर पावर जनरेशन अल्टरनेटर या सिंक्रोनस ज्यादा यूज करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? नो डाउट हम सिंक्रोनस मोटर भी पढ़ेंगे, बट इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना कि जब हम इंडक्शन पढ़ रहे थे, तो मोस्ट जैसे स्पीड कंट्रोल या फिर स्टार्टिंग, ये सारी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी थी, इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ी थी। इंडक्शन जनरेटर तो बेसिकली पढ़ा ही नहीं है हमने, मतलब एक तरीके से बहुत रेयर केस, थोड़ा सा थोड़े में ही खत्म, क्योंकि उसे यूज ही नहीं करते, तो हम उसे क्यों पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो इन द सेम मैनर अल्टरनेटर पे ही हमारा ज्यादा फोकस रहने वाला है। सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस जनरेटर हो सकता है, सिंक्रोनस मोटर हो सकता है, बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, अल्टरनेटर। आई होप समझ रहे हो। ओके, तो अल्टरनेटर है तो मतलब हम यहाँ पे क्या जनरेट करने वाले हैं, ईएमएफ। हम यहाँ पे क्या जनरेट करने वाले हैं, ईएमएफ। और ईएमएफ जनरेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, क्या क्या, एक तो कंडक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बीच में रोटेटिंग, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेसिकली हमें पता है कि कंडक्टर कंडक्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। हमें पता है कि कंडक्टर हम कहाँ पे रख रहे हैं, स्टेटर पे। कंडक्टर हम कहाँ पे रख रहे हैं, स्टेटर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग मतलब जो पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो वोल्टेज, जो करंट जनरेट होगा, वो कहाँ पे होने वाला है, आर्मेचर वाइंडिंग पे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ईएमएफ के लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेसिकली आपका कहाँ पे रखा जा रहा है, देखो हमें बेसिकली चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड। हमें चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो सिस्टम है, मैग्नेटिक फील्ड वाला सिस्टम जिसको बोलते हैं फील्ड मैग्नेट सिस्टम, जिसको क्या बोल सकते हैं, फील्ड मैग्नेट सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है, ये बेसिकली हमने कहाँ पे रखा हुआ है, रोटर पे। और इस रोटर को विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर घुमा रहे हैं। तो ये रोटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, बट विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर आपने उसको घुमा दिया, तो बेसिकली ये क्या हो गया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। विद मतलब वो जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट, उसकी वजह से आपने रोटर को घुमा दिया, और मैग्नेटिक फील्ड वो ऑलरेडी कन्वर्ट जनरेट कर रहा था, किसकी वजह से, डीसी एक्साइटेशन की वजह से। तो अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे रखा हुआ है, रोटर पे, जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट किसको करेगा, आर्मेचर कंडक्टर को, और हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ। यस या नो? क्या ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है? तो ये कंडक्टर और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड सिस्टम कहाँ पे रखा हमने, रोटर पे,
और जो कंडक्टर है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, जो करंट जनरेट करना है, वो हमने कहाँ पे रखा हुआ है, स्टेटर पे। तो इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो एक एक कंस्ट्रक्शन में, मतलब कंस्ट्रक्शन में हमारा एक पोर्शन है कौन सा, स्टेटर वाला, और एक पोर्शन है हमारा रोटर वाला। दोनों को अच्छे से डील करते हैं, एक एक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर यहीं पे थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा क्लासिफाई कर दूं ताकि आपके लिए और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो जो देखो स्टेटर तो चलो एक ही होता है, स्टेटर में ज्यादा हमें, स्टेटर है, उसके बाद जो आपका ये रोटर होता है, ये रोटर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका हो जाता है सैलिएंट, कैसा होता है, डायग्राम कैसा होता है सब देखेंगे। एक होता है सैलिएंट पोल रोटर, और एक आपका हो जाता है सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल रोटर। एक आपका क्या हो जाता है, सिलिंड्रिकल रोटर। ठीक है, तो एक सैलिएंट पोल रोटर, एक सिलिंड्रिकल रोटर। सिलिंड्रिकल रोटर को ही हम क्या बोल देते हैं, नॉन सैलिएंट, नॉन सैलिएंट। ठीक है, या फिर इसको एक नाम से और बोलते हैं, उसका नाम है राउंड रोटर। उसका नाम क्या है, राउंड रोटर। तो बेसिकली ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, जिसमें हम स्टेटर के बारे में पढ़ेंगे, और स्टेटर में भी क्या है, वाइंडिंग्स लगी होंगी। तो थोड़ इसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेनली जो हमारा फोकस रहेगा स्टेटर पे रहेगा, आर्मेचर वाइंडिंग पे रहेगा। उसके बाद रोटर एंड रोटर के टाइप्स रहेंगे, सैलिएंट पोल रोटर, सिलिंड्रिकल। तो अगर आप एक, जब आप एक ये चीज अच्छे से समझ जाओगे, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से समझ जाओगे, तो आपके लिए सिंक्रोनस मशीन फिर आसान हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर पहले पोर्शन से, जिसका नाम क्या है, स्टेटर। डन, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटर। एक काम करते हैं, साथ में डायग्राम भी रखते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा चीजें विजुलाइज अच्छे से होती रहें। अ, चलो, देखो, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है स्टेटर वाला पार्ट है। यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ से देख के बता सकते हो, जैसे अगर मैं देख के आपको पूछूं, तो क्या मुझे बता सकते हो स्टेटर कहाँ पे लगा हुआ है, स्टेटर, सॉरी, स्टेटर लगा हुआ है जो उस पे, सॉरी, स्लॉट्स कहाँ पे लगे हुए हैं, स्टेटर पे या रोटर पे, आर्मेचर वाइंडिंग के स्लॉट्स कहाँ पे हैं, स्टेटर पे या रोटर पे, डायग्राम देख के बता सकते हो, स्टेटर पे है। ठीक है, कहाँ पे है, स्टेटर पे। ओके, और रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड वाला सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है वो रोटर पे है यहाँ पे। तो इसको, ए, इसमें रोटेट कौन कर रहा होगा, ये रोटर वाला पोर्शन। ये किसकी वजह से रोटेट करता है, हम मैकेनिकली घुमा, हम कैसे रोटेट करता है, ये किस वजह से रोटेट करता है, हम ऐसा कौन सा सप्लाई देते हैं कि रोटेट करने लगता है, एनीवन, डीसी की वजह से रोटेट नहीं करता, हम प्राइम मूवर से हम रोटेट कराते हैं। डीसी सप्लाई तो दिया, देखो हमने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, हमने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, उसके लिए आपने डीसी दिया, उसके लिए आपने डीसी दिया। अब देखा कि कंडक्टर भी स्टेशनरी है, फील्ड भी स्टेशनरी है, ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा था, फिर इसे क्या कर देंगे, रोटेट करा देंगे। तो ये जो एक वर्ड यहाँ पे जुड़ा है रोटेटिंग ना, पूरा पावर प्लांट इसी रोटेटिंग के चक्कर में बैठता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, पूरा जो पावर प्लांट है बेसिकली इसी चक्कर में रोटेट कराने के लिए तो हो रहा है, यस नो। अगर रोटर को रोटेट ना कराना होता तो इतनी बड़ी पावर प्लांट हम क्यों बनाते, सिंपल सी बात है। तो पावर प्लांट का पूरा फोकस किस पे होता है, रोटर को रोटेट करने में। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो जिसपे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है उसको रोटेट करने के लिए आप बेसिकली पूरा पावर प्लांट स्टेब्लिश कर रहे हैं।
जिसकी वजह से जनरेशन होने वाला। डन। खैर, तो ये जो स्टेटर है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है सब डील कर लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें पता है कि ये जो फील्ड है ये क्या है, रोटेटिंग है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब स्टेटर से लिंक करेगा तो क्या होएगा, लॉसेज होंगे, कोर लॉसेज। ठीक है, तो उस कोर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए स्टेटर किसका बना होना चाहिए, सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील का क्यों, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर से टच कर रहा है बेसिकली। ये जब रोटेट कराओगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के कोर से क्या कर रहा, लिंक कर रहा, तो यहाँ पे बेसिकली बहुत लॉसेज होंगे, तो इसलिए सिलिकॉन स्टील का बनाएंगे। उसके अलावा सिलिकॉन स्टील के बनाने के अलावा हमें पता है कि कोर लॉसेज बहुत ज्यादा होंगे, सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे और दूसरी चीज क्या करेंगे, लेमिनेशन करेंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे, लेमिनेशन करेंगे। ठीक है, और इस सिलिकॉन कितना ऐड करते हैं हम, 4 to 5%। किसके लिए, टू रिड्यूस कंडक्टिविटी। टू रिड्यूस कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी, किसकी कंडक्टिविटी घटानी है, कॉपर की या फिर वो जो एडी करंट है उसकी। तो बेसिकली हम जो एडी करंट होता है ना उसकी कंडक्टिविटी घटा रहे होते हैं, याद रखना इस बात को। जो एडी करंट है उसकी कंडक्टिविटी घटा रहे होते हैं, मतलब जो कोर लॉस होता है ना, यहाँ पे जो कोर मटेरियल है इसमें जो सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होने लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना पावर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो ए एडी करंट लॉस है, और ए रेजिस्टेंस कॉपर का रेजिस्टेंस नहीं है, ये जितने पाथ में बेसिकली जा रहा है उस पूरे पाथ का रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब इस, अगर हमें पता है कि अगर हम कंडक्टिविटी कम कर देंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, एडी करंट लॉस कम हो जाएगा, इसलिए हम सिलिकॉन ऐड करते हैं। ठीक है, डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ ट्रांसफार्मर में। खैर, तो सिलिकॉन ऐड किया, लेमिनेटेड कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा जैसे देखो, आपको पता है कि यहां पे क्या बनाओगे आप, स्लॉट्स, यस या नो। स्टेटर पे क्या बने होंगे, स्लॉट्स ऑन पेरीफेरी। स्लॉट्स ऑन पेरीफेरी। स्लॉट्स ऑन पेरीफेरी किसके लिए, टू एक्यूमुलेट आर्मेचर वाइंडिंग। टू एक्यूमुलेट आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अब ये आर्मेचर वाइंडिंग आपने ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये स्टेटर वाला पोर्शन, ये वाला स्टेटर वाला पोर्शन। क्लियर है सबको, स्टेटर वाले केस में किसी को कोई दिक्कत, स्टेटर में जो पॉसिबल जो जितने सारे मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सारे बता दिए। ठीक है, जो मेन है वो आपका रोटर है, तो चाहे सैलिएंट पोल रोटर हो चाहे सिलिंड्रिकल हो, दोनों का जो स्टेटर होता है वो सेम होता है, याद रखना इस बात को। मतलब डिफरेंसेस कहां पे होते हैं, कहां पे होंगे, रोटर पे होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं किसकी बात, रोटर की बात। ठीक है, ओके। जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने एक डायग्राम रखता हूं, चलो मान लो यही रख लिया। अभी तुम मुझे ये बताओ, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, चलो ये नहीं, यही ले लो, यही ले लो। यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये बेसिकली कौन सा रोटर है, सैलिएंट या सिलिंड्रिकल, ये कौन सा रोटर है, सैलिएंट या सिलिंड्रिकल, इसको क्या बोलेंगे, सैलिएंट। क्लियर है सबको, ठीक है, ओके। तो अगर किसी को सर सिलिंड्रिकल कैसा होगा, तो वो भी बना देते हैं आपके सामने। ठीक है,
ओके, तो अभी देखो, आपके सामने दोनों टाइप के रोटर रख दिए गए। आपके सामने दोनों टाइप के रोटर रख दिए गए। कौन कौन? दिस इज व्हाट? सैलिएंट। मैं इसमें काफी आधे मतलब काफी देर तक चलने वाली डिस्कशन, याद रखना इस बात को। तो मतलब हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन? सैलिएंट और सिलिंड्रिकल। आप सिर्फ इस पे फोकस करो, जो अंदर वाला रोटर वाला पार्ट है। ठीक है, इस पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर सैलिएंट की। अच्छा, क्या सैलिएंट में दो ही पोल होते हैं? तो ऐसा कुछ है नहीं। लाइक अगर मैं बनाना हो मुझे, तो मैं एक पोल और बना देता हूं। ओके, तो बेसिकली, अच्छा एक बात बताना सब लोग, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कौन सा पोल होएगा? यहाँ पे कौन सा पोल होएगा? एनीवन? थोड़ा सा ये इस चीज को क्लियर करते हैं। यहाँ पे कौन सा पोल होएगा इस पॉइंट पे, रेड वाले पे? ओके, चलो साउथ बना देते हैं। एज यू विश, साउथ बना दिया। और इस साइड? बोलो। इस साइड भी साउथ? तो देखो, पहली बात तो समझो जरा, आप याद रखना, हमेशा अल्टरनेट में डिफरेंट पोल होने चाहिए। मतलब यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ, यहाँ पे अगेन नॉर्थ, यहाँ पे अगेन साउथ। मेरी बात समझ रहे हो? हमेशा अल्टरनेट, मतलब नॉर्थ के बाद जब आप चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। क्लियर है कि नहीं सबको मेरी बात? हमेशा जब भी आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, चाहे मतलब हम अपोजिट पोल पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा फोकस कहाँ पे होगा? एडजेसेंट पोल पे। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चलता है, दो बनाया, ऐसे हम बनाते हैं ऐसे। अच्छा, दो पोल ए, दो पोल ए। अब उसके बाद यहाँ पे बोल देते हैं कि नॉर्थ है, ये साउथ है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं, यहाँ पे बना दिया नॉर्थ, यहाँ पे साउथ बना दिया। ये बेसिकली टोटली गलत है। सब रिलेट कर पा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें? मतलब हमेशा क्या करोगे आप, एडजेसेंट पोल डिफरेंट होना चाहिए, याद रखना। नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, डजेंट मैटर ये अपोजिट में तुम्हारा नॉर्थ नॉर्थ हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है ना, इस पे मैटर करता है कि मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। क्लियर है ये सबको? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अच्छा, सिलिंड्रिकल में क्या, सिलिंड्रिकल में पोल्स होते हैं या नहीं होते? सिलिंड्रिकल में पोल्स होते हैं या नहीं होते? ऑब्वियस सी बात है यार, होंगे क्यों नहीं। ठीक है, होते हैं। ठीक है, अब उसको उस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जैसे मान लो इसमें 12 स्लॉट्स हैं, सपोज 12 स्लॉट्स हैं, मतलब 3 स्लॉट्स तुम्हारा एक पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे बेसिकली, कि यहाँ पे नॉर्थ ले लिया, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। डन। ए पोल वाला, पोल डेजिग्नेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? इमेजिन कर पा रहे हो पोल्स ना? आगे बढ़े। ओके, तो अब देखो, ये जो पोर्शन है, ये जो इसके बीच में पोर्शन है, इसको बोलते हैं पोल कोर। क्या बोलते हैं? पोल कोर। मतलब
जिसपे आप वाइंडिंग दे रहे हो, जिसपे आप फील्ड वाइंडिंग दे रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? पोल कोर। डन। ओके। तो जो फील्ड वाइंडिंग रखी जाती है वो पोल कोर पे रखी जाती है, जो आर्मेचर वाइंडिंग रखी जाती है वो स्टेटर कोर पे रखी जाती है। याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे जो पोल कोर है उस पे क्या प्रोवाइड करेंगे अपन? फील्ड वाइंडिंग। उस पे क्या प्रोवाइड करें? ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी वही करेंगे, अलग से इसमें भी कोर ही है ये। ठीक है। तो पोल कोर पे अगेन हम क्या करेंगे? फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ये तो चलो सिमिलरिटी होगी। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे आपको स्टेटर, ये चलो ये मैं एक चक्कर घुमा रहा हूं, आप देख के बताना। जो तुमने एक राउंड लगाया हुआ है, तुमको एयर गैप यूनिफॉर्म मिल रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मिल रहा है? एयर गैप यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल सी बात है। देखो ना, यहाँ पे क्या है? एयर गैप ज्यादा है, यहाँ पे एयर गैप बहुत लो है। कितना है? बस इतना सा है, ये देख रहे हो ना व्हाइट वाला? यहाँ पे ये जो व्हाइट वाला एरिया है, दैट इज द एयर गैप। दैट इज द एयर गैप। तो यहाँ पे देखो इतनी लंबी लेंथ है, यहाँ पे देखो इतना छोटा सा है, फिर यहाँ पे देखो बेसिकली, यहाँ पे देखो फिर ये छोटा सा हो जाएगा बेसिकली। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है आपका? नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप। इधर आ जाते हैं। इधर क्या है? इधर आपको अलग अलग मिल रहा है क्या? बोलो। यहाँ पे एयर गैप यूनिफॉर्म मिल रहा है ना हमें, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एयर गैप। ये सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें एग्जाम में, जेई वाले में। एयर गैप यूनिफॉर्म। ठीक है। एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म, एयर गैप यूनिफॉर्म। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसमें इसमें थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। देखो, इसमें दो एक्सिस होती है, एक को बोलते हैं डी एक्सिस, एक को बोलते हैं क्यू एक्सिस। ठीक है। तो ये जो एक्सिस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? डी एक्सिस या क्यू एक्सिस? बोलो। दिस एक्सिस इज डी एक्सिस। क्लियर है सबको? दिस एक्सिस इज डी एक्सिस। एंड व्हाट अबाउट दिस एक्सिस? व्हाट अबाउट दिस एक्सिस? इस एक्सिस को क्या बोलेंगे? इस एक्सिस को क्या बोलेंगे हम? दिस इज ऑल्सो डी एक्सिस। दिस इज ऑल्सो डी एक्सिस। समझ रहे हो? इसको ए बी डी एक्सिस, ए बी डी एक्सिस। तो वेयर इज द क्यू एक्सिस? जहां पे जहां पे आपका एयर, मतलब आप ये समझ जाओ कि जहां पे ईएमएफ मिनिमम इंड्यूस होता है, दैट इज क्यू एक्सिस। और जहां पे ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस होता है, दैट इज डी एक्सिस। तो मिनिमम ईएमएफ कहां पे इंड्यूस होगा? जहां पे लीकेज, मतलब सॉरी, मतलब आपका फ्लक्स कम कट करेगा कंडक्टर को। तो यहाँ पे देखो इस वाले पोर्शन में, इस वाले लाइन पे देखो, आपका यहाँ पे ईएमएफ बीच में एयर आ जा रहा है। एयर गैप क्या करता है? रिलक्टेंस फ्लक्स को जाने नहीं देता, तो इसलिए बेसिकली क्या करेगा? उसका अपोज करेगा। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? क्यू एक्सिस। ये बात सबको क्लियर है? डाउट है किसी को? पेशेंस रखो यार थोड़ा सा, खत्म नहीं हुआ अभी टॉपिक। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है आपका? एयर गैप, एयर गैप हाई है। एयर गैप हाई है। ठीक है। अगर एयर गैप हाई है, तो
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ईएमएफ मिनिमम इंड्यूस होने वाला है। तो अगर ईएमएफ मिनिमम इंड्यूस होने वाला है तो दैट इज द क्यू एक्सिस। तो बेसिकली अभी यहाँ पे समझो आप, इस एक्सिस को बोल रहे हैं क्यू एक्सिस और इस एक्सिस को बोल रहे हैं डी एक्सिस। ठीक है, पहली बात। तो अब जरा मुझे आंसर बताना जो मैं पूछ रहा हूं कि एयर गैप इज मिनिमम कहां पे, अबाउट डी एक्सिस या क्यू एक्सिस। एयर गैप इज मिनिमम, सोच समझ के आंसर दो। एयर गैप इज मिनिमम, एयर गैप इज मिनिमम, दैट इज डी एक्सिस। क्लियर हुआ सबको? मैंने पूछा एयर गैप इज मिनिमम। देखो ना, ये छोटा सा एरिया तो है, छोटा सा एरिया तो है एयर गैप का। एयर गैप मिनिमम अबाउट डी एक्सिस, ठीक है, अबाउट डी एक्सिस। और यहां पे जो एयर गैप है, एयर गैप है, सॉरी, और यहां पे अगर बात करें तो एयर गैप इज एयर गैप इज मैक्सिमम अबाउट क्यू एक्सिस। ओके, अगर यहां पे आ जाएं, यहां पे ध्यान से देखो, क्या आपको अगर चलो मान लो ऐसे, यहां पे मान लिया मैंने कि ये वाला एरिया है नॉर्थ पोल और ये आपका है साउथ पोल, इतना। अगेन दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस एरिया इज साउथ पोल, ठीक है। तो अगेन इसमें भी क्या होएगा, दिस इज कॉल्ड डी एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड क्यू एक्सिस। यस नो, समझ पा रहे हो सब लोग? ये जो ग्रीन वाली लाइन है क्या है, डी एक्सिस, और जो रेड वाली लाइन है दैट इज क्यू एक्सिस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैंने इसको, ये जो रेड में सर्कल किया ना, इसको नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल माना हुआ है। तो डायरेक्ट एक्सिस ग्रीन, क्यू एक्सिस दैट इज रेड। तो अब बताइए, क्या डी एक्सिस और क्यू एक्सिस में डिफरेंट डिफरेंट एयर गैप है क्या? बोलिए, नहीं ना, ठीक है। तो सेम एयर गैप along d axis and q axis, left, d axis and q axis, ठीक है। ओके, तो ये तो चलो यहां पे हो गया। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, उसको भी डेली कर लेते हैं। ओके, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस इज मैक्सिमम अबाउट व्हाट, डी एक्सिस या क्यू एक्सिस? देख के बताओ। रिलक्टेंस मतलब जहां पे एयर, मतलब जहां पे फ्लक्स का अपोज ज्यादा किया जा रहा हो, फ्लक्स का अपोज ज्यादा किया जा रहा हो। क्यू एक्सिस, देखो फ्लक्स का अपोज ज्यादा कहां पे किया जाएगा, जहां पे एयर गैप होएगा। तो एयर गैप कहां पे है, क्यू एक्सिस। तो इसलिए रिलक्टेंस इज मैक्सिमम अलोंग क्यू एक्सिस, रिलक्टेंस इज मैक्सिमम अलोंग क्यू एक्सिस। और ऑब्वियस सी बात है, रिलक्टेंस इज मिनिमम अबाउट डी एक्सिस, ठीक है। रिलक्टेंस इज मैक्सिमम अबाउट क्यू एक्सिस, रिलक्टेंस इज मिनिमम अबाउट डी एक्सिस। और इसमें क्या है, रिलक्टेंस यूनिफॉर्म, यस नो, रिलक्टेंस क्या है, यूनिफॉर्म है। अभी ये जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाइज है। अभी तो हम पता नहीं कितना लंबा जाने वाला है, आधे घंटे एक घंटे, पता नहीं मुझे कितना लगने वाला है।
सारी बातें फाइनलाइज करने के लिए। अभी तुम मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन वाइज तुम्हें चीजें समझाने की कोशिश करी हैं, ये सारी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो अब यहां पे आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये तो चलो कंस्ट्रक्शन वाइज हो गया। अब इन्हीं दोनों में डिफरेंस पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे एक बात समझो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम सुना हुआ है आपने? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुना हुआ है आपने? तो देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है कि बेसिकली जब आप किसी, मतलब एक तरीके से यहाँ पे किसी चीज से बांध के, वो बचपन में करते थे ना, और रस्सी में कुछ भारी सा सामान ऐसे बांध के फिर उसके बाद रोटेट करते थे, जैसे ना ऐसे घुमाते थे। ठीक है, तो बेसिकली एक फोर्स बाहर की तरफ काम करता था, एक फोर्स बाहर की तरफ काम करता था, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक अंदर की तरफ काम करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। खैर, हमें अभी सेंट्रीफ्यूगल से मतलब है। तो अब एक बात बताइए, ये फोर्स कब ज्यादा काम करेगा बाहर की तरफ? जब स्पीड लो है या जब स्पीड हाई है? ये फोर्स बाहर की तरफ कब ज्यादा काम करेगा? जब स्पीड हाई है। क्लियर है सबको? जब ये स्पीड आपकी हाई है तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ज्यादा बाहर की तरफ काम करेगा। तो अब एक बात बताइए, यहां पे तुम्हें क्या देख के लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा? इस एक्सिस पे, क्या बोलते हैं, सैलिएंट पे या सिलिंड्रिकल पे? डायग्राम देख के गेस करो, बोलो। सिलिंड्रिकल पे या सैलिएंट पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यार एक बात बताओ, तुम एक भारी सा सामान लेके, जैसे कोई ऐसा सामान ले लो ऐसा, और इसे तुम ना रोटेट करो, इसे तुम रोटेट करो, इसे तुम रोटेट करो, तो क्या कोई बाहर की तरफ फोर्स काम करेगा क्या इसके? जो उसको बाहर भगा के लेके जाएगा? बोलो। एक ऐसा सिलिंड्रिकल सा, एकदम सर्कल सा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप रोटेट कर रहे हो, बोलो, कभी ऐसा कोई फोर्स काम करेगा जो बाहर भागेगा? नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं? जब आप एक सिंपल सा, मतलब कोई एक तरीके से, इस तरीके से निकला, जो ये निकला हुआ है यहाँ बेसिकली थोड़ा सा, इस ऑब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। जो बाहर की तरफ, मतलब एक तरीके से अंदर की तरफ लाइट वेट हो, बाहर की तरफ ज्यादा वेट हो। यस या नो? समझ पा रहे हो यार? तो बाहर की तरफ जो ज्यादा भारी हो और अंदर की तरफ जो लाइट वेट हो, ऐसे चीज को जब आप रोटेट करते हो तो बेसिकली क्या होएगा, क्या होएगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ काम करेगा। क्लियर? ओके, अब यहां पे अब बताओ किसमें लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसमें ज्यादा लगेगा? सैलिएंट में? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया?
क्योंकि यार वो तो यूनिफॉर्म है ना, उस पे कोई फोर्स, यार तुम जो घुमा रहे थे बेसिकली वो यूनिफॉर्म थोड़ी था। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट लेके घुमाते ना तो कभी भी बाहर जाने की टेंडेंसी नहीं रखता हो, कभी भी बाहर जाने की टेंडेंसी नहीं रखता हो। क्लियर है? तो मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट कर रहा है, किस में? सैलिएंट में। ठीक है। अब बताइए इस चीज के पीछे मैं इतना परेशान क्यों था, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब बताइए जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब ज्यादा लगता है? जब स्पीड हाई हो, जब स्पीड लो हो? जब स्पीड हाई हो, जब स्पीड लो हो? जब स्पीड हाई हो, ठीक है, हाई स्पीड पे। तो अगर हाई स्पीड पे फोर्स ज्यादा लग रहा है तो आप बताइए उस मशीन में जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, क्या आप उसे हाई स्पीड से रोटेट कर सकते हो क्या? क्लियर हो रही मेरी बात? तो अब बताइए सैलिएंट पोल को क्या बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट करा पाओगे? एग्जैक्टली नहीं करा पाए। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है जो कि अगर अगर देखो बहुत ज्यादा स्पीड से चलाओगे बेसिकली होगा क्या, एक बाहर की तरफ फोर्स काम कर रहा है जो कि इस पोर्शन को ब्रेक कर सकता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पोर्शन को, हालांकि मैकेनिकली काफी स्ट्रांग बनाया जाता है इसको, हमें पता है कि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, फिर भी काफी स्ट्रांग बनाया जाता है। बट स्टिल अगर बहुत ज्यादा तेजी से घुमाएंगे तो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, एक ब्रेक होके इस आर्मेचर वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं देते हैं। क्लियर? ठीक है। तो इसका स्पीड रेंज लिखते हैं, स्पीड रेंज। तो स्पीड रेंज देखिए इसका होता है 50 आरपीएम से 1000 आरपीएम, 50,000 से 1000 आरपीएम। डन? ठीक है। तो 50,000 मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? 1000 आरपीएम। मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? 1000 आरपीएम। ठीक है। मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? 1000 आरपीएम। ओके। इसके बाद अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग एक एक असाइनमेंट छोटा सा तुम करो, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कराने के लिए, ये कल हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ पोल्स लगेंगे, कितने नंबर ऑफ पोल्स लगेंगे? 50 आरपीएम से घुमाना है, 50 हर्ट्ज जनरेट कराना है, नंबर ऑफ पोल्स जल्दी। 6 से कहां तक? कुछ भी। 120, 120। ठीक है। 6 पोल से 120 नंबर ऑफ पोल्स तक आप रख सकते हो। ठीक है। ओके। तो इसीलिए ये जो स्पीड स्लो है, स्पीड स्लो है क्यों? मतलब यहाँ पे बेसिकली हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हम बहुत ज्यादा स्पीड से हम नहीं रोटेट करा सकते। हम चाहे तो एक यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं, क्या रहेगी वो लाइन? क्या रहेगी वो लाइन कि सैलिएंट पोल
at high speed offer large offer large large centrifugal forces. Salient pole at high speed offer large centrifugal forces. ठीक है, तो इसकी वजह से इसको हम बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट नहीं करा पाएंगे, तो इसीलिए जो सैलिएंट पोल अल्टरनेटर है, सैलिएंट पोल अल्टरनेटर्स है, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लो स्पीड अल्टरनेटर्स, लो स्पीड अल्टरनेटर्स। ठीक है, सैलिएंट पोल अल्टरनेटर को हम क्या बोलते हैं, लो स्पीड अल्टरनेटर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, क्यों बोलते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है ना, अब इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। तो क्या यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट करेगा, क्या यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट करेगा अगर सैलिएंट है तो? नहीं। अगर नहीं करेगा तो क्या यहाँ पे स्पीड लिमिटेशन बहुत ज्यादा है क्या? नहीं ना, बेसिकली नो स्पीड लिमिटेशन। ठीक है, बट अब कहोगे सर 3000 से क्यों घुमाते हैं, तब और से घुमा लेते हैं। तो याद रखना 3000 से ज्यादा भी घुमा सकते हो, बट प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो पावर प्लांट मैक्सिमम इफिशियंसी देता है वो बेसिकली यही आपका 1500 से 3000, सॉरी 1500 से 3600 पे देता है। ठीक है, 1500 से 3600 पे, बट हमारी फ्रीक्वेंसी भी हमारी मजबूरी है, समझ रहे हो नहीं, फ्रीक्वेंसी भी हमें कितनी जनरेट करानी है, 50 की। तो 120 एफ अपॉन नंबर ऑफ पोल्स मिनिमम कितना ही रखोगे यार, 2 ही रखोगे ना, उससे कम थोड़ी रखोगे, आधा थोड़ी रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हमारे जो स्पीड मैक्सिमम हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 3000 हो सकती है। क्लियर है मेरी बात? अगर हमारे सिस्टम, हमारे एप्लीकेशन 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन होते तो हमारे भी पावर प्लांट कितने से चल रहे होते, 36, मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी होती, 3600 आरपीएम चला रहे होते। बट हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है अभी के टाइम में वो कितनी है पावर प्लांट की, मतलब 3000 आरपीएम इज मैक्सिमम। और ये भी किसकी, देखो देखो, अब आप बताओ, देखो ये क्या है, स्पीड रेंज इसकी कितनी है, इसकी स्पीड रेंज की बात कर लेते हैं। स्पीड रेंज कितनी है, 1500 से 3000 आरपीएम। ठीक है, 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम। क्लियर? एक किसके लिए, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए या 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, ये तो 50 हर्ट्ज। अगर ये 60 की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1800 से 3600 आरपीएम, 1800 से 3600 आरपीएम। ठीक है, डन, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पे, ये आपका 50 हर्ट्ज है, ये आपका 60 हर्ट्ज। ठीक है, ओके, तो स्पीड रेंज आपकी इतनी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए 1500 से 3000, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए 1800 से 3600। ओके, तो मतलब इसकी स्पीड हाई हो सकती है। अब देखो, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब देखो पावर प्लांट में तुम, अच्छा तुम, अगर तुम्हें बोला जाए तो तुम रोटर को रोटेट करा सकते हो
हाई स्पीड से। तो हाई स्पीड किस कौन से पावर प्लांट के थ्रू रोटेट करा सकते हो? हाइड्रो पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट? कौन से हाई स्पीड किससे रोटेट करा सकते हो? विद द स्टीम, दैट इज, अच्छा हाइड्रो, हाइड्रो से कैसे कराओगे हाई स्पीड? इतना भी पानी इकट्ठा नहीं होता, ठीक है। मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा हाइट चाहिए होगी जब स्पीड आप बहुत ज्यादा करोगे ना, क्लियर है? मतलब बहुत ज्यादा नहीं करा सकते आप। अगर एक करा भी सकते आप, इन केस अगर आप करा भी सकते, तो जिस सिचुएशन में वाटर का लेवल कम होएगा, उस सिचुएशन में फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें एक यूनिफॉर्म स्पीड चाहिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप थर्मल से लेते हो, तो जो हाई स्पीड है, हाई स्पीड आप किससे लेते हो? मतलब हाई स्पीड आप किससे जनरेट करा सकते हो? तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, कोल पावर प्लांट हो गया, ठीक है। तो ये सारे हो गए। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट हैं, ये बेसिकली आपके हाई स्पीड। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा कि अच्छा हाई स्पीड के लिए कौन सा रोटर सुटेबल है, सैलिएंट या सिलिंड्रिकल? हाई स्पीड के लिए कौन सा रोटर सुटेबल है? ऑब्वियस बात है, सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुमसे कोई एग्जाम में ये पूछेगा कि थर्मल पावर प्लांट में आप कौन सा रोटर यूज करोगे, तो आंसर क्या दोगे आप? थर्मल पावर प्लांट में कौन सा रोटर यूज करोगे, तो आंसर क्या दोगे? ऑब्वियस बात है, सिलिंड्रिकल। क्लियर है सबको? और लो स्पीड बेसिकली हम कहाँ पे जनरेट कराते हैं? मतलब हम कहाँ न बहुत ज्यादा नहीं करा सकते, हाइड्रो पावर प्लांट। तो अगर हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, तो हाइड्रो पावर प्लांट की स्पीड लो है, तो लो स्पीड के लिए हमें सिलिंड्रिकल प्रीफर करेंगे या फिर आपका हाइड्रो? ऑब्वियस सी बात है, क्या प्रीफर करेंगे? सॉरी, सैलिएंट। क्या प्रीफर करेंगे? सैलिएंट। और भी एडवांटेज हैं, अभी सारा डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं बस स्टार्ट किया मैंने, अभी तो लंबी स्टोरी चलेगी इस दोनों के कंपैरिजन पे ना। तो लो स्पीड कहाँ पे यूज होता है? लो स्पीड टरबाइन कहाँ पे यूज हो रहा है? हाइड्रो पावर प्लांट में। तो इसका मतलब हाइड्रो पावर प्लांट के लिए कौन सा रोटर सुटेबल है? दैट इज सैलिएंट। और हाई स्पीड कहाँ पे यूज होता है? थर्मल पावर प्लांट। इसका मतलब थर्मल पावर प्लांट के लिए कौन सा टरबाइन सुटेबल है, कौन सा रोटर सुटेबल है? दैट इज सिलिंड्रिकल। क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। यार इसमें कितना लंबा जाएंगे, एक मिनट। इधर जगह है लेकिन ये एरिया खत्म हो जा रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो ये तो इसमें हो गया, ये इसमें हो गया, मतलब सैलिएंट और रोट सिलेंडर का ही चल रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, होता क्या एक्चुअली में, जैसे आपको मान लो सेम, हमें कंपेयर करना है, ठीक है। हमको क्या करना है? कंपेयर करना है कि यार पावर, सेम पावर जनरेट कराने के लिए किसका डायमीटर ज्यादा होगा, किसका डायमीटर कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। हमको कंपेयर करना है कि किसका, मतलब सेम पावर जनरेट कराने के लिए किसका डायमीटर ज्यादा होना चाहिए, किसका डायमीटर कम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। देखो,
एक बात बताओ आप, जैसे अगर पावर की बात करें, जैसे अगर यहाँ पे सिंपली देखो दो चीजें होती है, जैसे अगर मैं डायरेक्टली वैसे वैसे बात करूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स या फिर नंबर ऑफ कंडक्टर और या फिर रेट ऑफ फ्लक्स कटिंग, यस या नो, बोलो, या फिर वेलोसिटी ऑफ द रोटर। पहले इस बात से एग्री करते हो सब लोग, कितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं या कितना ज्यादा फ्लक्स कटिंग कर रहा है या फिर कंडक्टर कितनी ज्यादा वेलोसिटी से घूम रहा है, यस या नो, कंडक्टर कितना तेजी से फ्लक्स कट कर रहा है बेसिकली। ओके, अब मतलब मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि या तो ये आपने पढ़ा ही हुआ है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन डी फाइव बाई डी टी। व्हाट इज एन, व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, या फिर अभी यहां पे टर्न्स की जगह में नंबर ऑफ कंडक्टर बोल दूं चलेगा, जैसे नो, नंबर ऑफ टर्न्स, ऑब्वियस बात है जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतने ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स। डन, ओके। तो और ये जो है यहां पे भी बात करते हैं, E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। ये क्या है, ये क्या है, रेट ऑफ फ्लक्स कटिंग, यस या नो, दिस इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लक्स कटिंग। तो एक बात बताइए, रेट ऑफ फ्लक्स कटिंग किस पे डिपेंड करता है, कि कितना तेजी से फ्लक्स कट कर रहा है और कितना तेजी से फ्लक्स कट करेगा, ये दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, यस या नो। तो अगर मैं ये बोलूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपका डी फाइव बाई डी टी क्या होगा, हाई और लो। अगर स्पीड ज्यादा है तो फ्लक्स कटिंग की रेट क्या होगी, हाई या लो। यहां पे अगर हम बात करें तो बेसिकली हाई, यहां पे बेसिकली बात करें तो हाई, बट यही याद रखना, यही अगर हम इंडक्शन मशीन में जाते तो इंडक्शन मशीन में जब वो बेसिकली जैसे जैसे रोटर की स्पीड सिंक्रोनस के पास पहुंच रही थी वैसे वैसे रिलेटिव वेलोसिटी कम हो रहा था, तो अपन उसको वहां पे के लिए रखेंगे, इसको यहां पे समझेंगे, ठीक है, ओके। तो E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी, मतलब जितनी तेज आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा, जितनी तेज आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा उतना ज्यादा फ्लक्स कटिंग होगा और उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, यस या नो। पहले ये दोनों पॉइंट क्लियर है सबको, एन और डी फाइव बाई डी टी वाला। तो अब एक बात बताइए, हमें पता है, मान लो हमें सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जनरेट करना है, तो E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी, मैं समझाने के लिए सारी चीजें बता रहा हूं तुम्हें, एन डी फाइव बाई डी टी। अब ये जो सैलिएंट है इसकी स्पीड क्या है, बोलो आप, इसकी स्पीड क्या है, हाई या लो, इसकी स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, लो है, स्पीड क्या है, लो। तो जो आपका एक फ्लक्स कटिंग होएगा या फिर जो आपका डी फाइव बाई डी टी है वो क्या होएगा, लो, यस या नो, क्या होएगा, लो। इधर आ जाइए, सिलिंड्रिकल में स्पीड क्या है, हाई है, क्यों है वो सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं, स्पीड हाई है तो मतलब जो फ्लक्स कटिंग है वो भी क्या है, हाई है। तो अब एक बात बताइए, अगर सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज हमें जनरेट करना है तो अगर ए स्पीड लो है, डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू लो है, तो बेसिकली आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, यस या नो। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ पावर या वोल्टेज जनरेट करना चाहते हो, क्या इस बात से एग्री करते हो सब लोग, अगर स्पीड कम है, सेम पावर सेम ईएमएफ जनरेट कराना चाहते हो तो नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ कंडक्टर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इन द सेम मैनर अगर आप फ्लक्स कटिंग की मतलब स्पीड ज्यादा है, फ्लक्स कटिंग ज्यादा है, तो क्या आपको नंबर ऑफ कंडक्टर बहुत ज्यादा देने की नीड है,
नहीं ना, नहीं ना। ओके, तो अब बताइए, मतलब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्या होने चाहिए, हाई। क्या होने चाहिए, हाई। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स अगर आप हाई चाहते हो, तो ये बेसिकली कौन से कंडक्टर हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स मतलब कौन से कंडक्टर, आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर। अब एक बात बताइए, आर्मेचर वाइंडिंग के जो कंडक्टर हैं आपको कहाँ पे दिए गए हैं, स्टेटर पे या रोटर पे। आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर कहाँ पे दिए गए हैं, स्टेटर पे। अगर आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर स्टेटर पे दिए गए हैं और आपको नंबर ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीज करना है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, डायमीटर इंक्रीज करना पड़ेगा, यस या नो। आपके सामने मैं दो रोटर रखता हूं, आपके सामने मैं दो रोटर रखता हूं, थोड़ी देर समझना। अब बताइए किसमें नंबर ऑफ कंडक्टर ज्यादा हो सकते हैं, डायमीटर, स्मॉल डायमीटर या बिग डायमीटर, बोलो। ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड वन, ठीक है, लार्ज डायमीटर। तो अब बताइए कि अगर आपको नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ाने हैं, तो आप जो डायमीटर यूज करोगे इस रोटर का, वो लार्ज होगा या स्मॉल होगा, अगर आप नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ाने हैं, क्या होएगा, लार्ज होएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं, तो सैलिएंट पोल रोटर का डायमीटर स्मॉल होता है या लार्ज होता है, लार्ज। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, टू एक्यूमुलेट, टू एक्यूमुलेट मोर नंबर ऑफ armature winding conductor, we have to increase diameter of the rotor। मेरी बात क्लियर है सबको। अब देखो, एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है कि किसी भी रोटर में जो पावर जनरेशन होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर इंटू एल। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर इंटू एल। व्हाट इज डी, डी इज द, ये प्रैक्टिकली देखा गया है, डी इज द डायमीटर ऑफ रोटर और एल इज द एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ ऑफ डायमीटर। पहले आप मुझे ये क्लियर करो, आप एक्सियल और डायमीटर में दोनों में मतलब समझ रहे हो कि नहीं। तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सियल लेंथ। ये बेसिकली आपका ये क्या है जो आपको दिखता है बेसिकली बाहर से, दैट इज द डायमीटर। समझ पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो सब लोग। ठीक है, तो ये बेसिकली ये डायमीटर है और दिस वन इज एक्सियल लेंथ। अभी क्लियर है सबको, दिस वन इज एल एंड दिस वन इज डी। ठीक है, हाँ ना, तुम्हें 1 घंटा खड़ा करेंगे हम क्लास के पीछे ना।
P is equal to d square L, diameter of rotor, diameter of rotor, and L is the axial length of. अब एक बात समझो मेरे, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एल, मतलब ये ऐसा देखा गया है कि अगर आप ये जो पावर है दैट इज डायरेक्ट पावर डेवलप्ड बाय द रोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोटर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सियल लेंथ ऑफ द डायमीटर। तो अब एक बात बताइए, अगर आपने जस्ट बिकॉज ऑफ की ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स रह पाए, उसकी वजह से डायमीटर क्या किया, डायमीटर आपने क्या किया, इंक्रीज, यस या नो, डायमीटर क्या किया आपने, इंक्रीज। तो अब बताइए, अगर हमें पावर को मतलब एक तरीके से जितना अमाउंट फिक्स करना है, मतलब दोनों को कंपेयर करना है, तो फिक्स अमाउंट ऑफ पावर जनरेट कराना है, तो क्या हमें एक्सियल लेंथ बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत है, बोलो। अगर हमने डायमीटर ऑलरेडी बढ़ा दिया तो क्या हमें एक्सियल लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ाने की नीड है, तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है कि जो सैलिएंट पोल रोटर होता है, जो सैलिएंट पोल रोटर होता है उसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, लार्ज, बट जो एक्सियल लेंथ होता है, एक्सियल लेंथ वो क्या होता है, स्मॉल। क्या ये पॉइंट सब एकदम क्लियर है सबको, यहां पे बात करें। अब ये सारी चीजें तो तुम खुद ही भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखो बात करते हैं। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स बहुत ज्यादा नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी फ्लक्स स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमारा पावर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो नो नीड ऑफ मोर आर्मेचर वाइंडिंग कंडक्टर, इसका मतलब हमें डायमीटर ज्यादा, नो नीड टू इंक्रीज डायमीटर, नो नीड टू इंक्रीज डायमीटर। तो एक अब अगर डायमीटर हमने डायमीटर ज्यादा नहीं किया, तो अगेन यहां पे आ जाओ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एल। तो अगर डायमीटर ज्यादा नहीं है तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, देखो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, मेरी बात समझो। डायमीटर आप बढ़ा रहे घटा रहे हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे, अभी ये मैकेनिकल पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एल। तो बेसिकली अगर आपने डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया, तो मतलब आप अगर आप पावर अच्छा खासा अमाउंट में जनरेट करना चाहते हो तो आपको एक्सियल लेंथ क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, यस या नो। तो इसका मतलब अगर हम सिलिंड्रिकल की बात करें, सिलिंड्रिकल की बात करें तो आप क्या करोगे, आप डायमीटर इज स्मॉल बट बट एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, एक्सियल लेंथ क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक एक पॉइंट और नोट कर लेंगे हम, मैंने बोला था कि ये जो आप इसका बनाते हो, ये बहुत हाई स्पीड पे चलाते हो ना, ये भी आप हाई स्पीड पे चलाते हो, तो बेसिकली ये जो रोटर है ना, हालांकि दोनों उसी के मटेरियल के बने होते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये जो रोटर मटेरियल है, रोटर में मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, याद रखना। तो जो रोटर का मटेरियल है वो क्या होता है, क्रोमियम, एक मिनट, क्रोमियम
निकल स्टील, ठीक है, क्रोमियम निकल स्टील। मतलब आप इसका इस मटेरियल का आप रोटर बनाओगे आप, क्रोमियम निकल। ये देखो नॉर्मली क्या होता है, स्टील का होता है, बट ये आप एक्स्ट्रा मटेरियल मिला रहे हो, बेसिकली किसके लिए मिला रहे हो पता है आपको? स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि वो घूम रहा है ना बेसिकली, बहुत तेजी से घूम रहा है, समझो मेरी बात। इसलिए उसको हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाला मटेरियल से बनाना पड़ेगा, ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज, अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें, देखो ये डिफरेंस तो तुमने देख लिए, डिफरेंसेस तो तुमने बेसिकली देख लिए। अभी हम आगे जाके बात करेंगे कि इसमें एक अलग से रिलक्टेंस पावर होता है। मतलब अगर मैं थोड़ी बहुत एडवांटेज की बात करूं, तो यहाँ पे एक इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा पावर मिलता है जिसका नाम होता है रिलक्टेंस पावर या रिलक्टेंस टॉर्क, ठीक है। और बाकी जब हम मशीन पढ़ेंगे, जब उसमें बताएंगे रिलक्टेंस पावर रिलक्टेंस टॉर्क के बारे में, तो वहां पर तुम्हें काफी डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी और रिलक्टेंस पावर ज्यादा होता है। क्यों होता है? एक्साइटेशन बंद कर दोगे तब भी मशीन चलती रहेगी, क्यों चलेगी, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये आपका ये टॉपिक लगभग, मतलब जैसे रोटर वाला कंप्लीट हुआ, तो इस पूरे टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? यहां से हमने स्टार्ट किया था, ये वाला पोर्शन भी कवर किया, और ये वाला पोर्शन भी हमने कवर किया।